बेटा कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसका टाइटल था नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसी को हम लोग आज कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो जब तक सभी लोग आ रहे हैं कुछ चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। कल जितनी भी बातें बताई हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है बेटा? वो वर्ब्स जिनका नंबर एंड पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, राइट, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ही लाइक्स स्विमिंग। यहां ध्यान से देखो, ही लाइक्स स्विमिंग। यहां पर सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही सब्जेक्ट है हमारा, लाइक्स क्या है? वर्ब है, और स्विमिंग ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डज ही लाइक, तो आंसर क्या आएगा? स्विमिंग। उसे क्या पसंद है? स्विमिंग पसंद है। तो हमने कल तुम लोगों को सिखाया था कि वर्ब में व्हाट या हूं लगाकर हमें जो आंसर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या पसंद करता है? स्विमिंग पसंद करता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पर हम जानते हैं केवल कौन आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो इसका मतलब ये नाउन है, लेकिन रियल नाउन नहीं है ना? ये नाउन वर्ब से बना हुआ नाउन है। क्लियर? अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनके नंबर और पर्सन पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर ही लिखा था सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है लाइक्स। अगर हम यहां कर दें दे, ये प्लूरल हो गया, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी लाइक। हो गया ना? तो ये वर्ब फाइनाइट है क्योंकि इसके नंबर पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम चाहें दे लाइक लिखें तब भी स्विमिंग आया, और ही लाइक्स लिखा था तब भी स्विमिंग आया। मतलब सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से स्विमिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना? इसके ऊपर तो पड़ा लेकिन इसके ऊपर नहीं। तो जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम फाइनाइट कहेंगे, और जिसके ऊपर नहीं पड़ेगा उसको हम नॉन फाइनाइट कहेंगे, मतलब नहीं। क्लियर? ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं। आई वांट टू बाय ए कार। बताओ बेटा, इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? वांट। ये हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन है? वांट, है ना? तो ये वांट हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। एस के तुरंत बाद क्या आता है? वी आता है ना? तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई। अब ये फाइनाइट वर्ब है, इससे ये अर्थ निकला कि इसका नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, है ना? सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो ये प्लूरल होगी। आई को प्लूरल माना जाता है, ये सब जानते हैं, है तो सिंगुलर, लेकिन इसको क्या ट्रीट किया जाता है? प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आई है ना? और ये टू बाय ए कार, मैं क्या चाहता हूं? टू बाय ए कार, मैं कार खरीदना चाहता हूं। ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या खरीदना चाहता, मैं मतलब क्या चाहता हूं? एक कार खरीदना चाहता हूं, है ना? तो ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर आई था तो वांट आया। मान लीजिए यहां पर लिखा होता ही, तो वर्ब क्या थी? वांट्स। सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गई। तो ये है फाइनाइट। लेकिन ही वांट्स लिखा है तब भी टू बाय ए कार, और आई वांट लिखा था तब भी टू बाय ए कार। इसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? अब
दूसरी बात तुम्हें ये याद रखनी है बेटा कि इसको हम केवल वर्ब कहते हैं, इसको हम वर्ब कहते हैं, ये सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करती है। समझ गए? ये वर्ब छोड़ के सब काम करेंगे। ये नॉन फाइनाइट वर्ब नाउन हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, अगर जीरंड है तो नाउन होगी, नाउन का काम करेगी। यदि ये पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव का काम करेगी, और यदि ये इन्फिनेटिव है तो नाउन का काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकती है, या लेकिन कहीं वर्ब का काम किया इसने? वर्ब का काम नहीं करेगी। नॉन फाइनाइट कहने की वर्ब है केवल। ओके, तो बेटा ये यहां पर किसका काम कर रही है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये किसका काम कर रही है? नाउन का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखी है, और ऑब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। ये कल ही हम लोगों ने सीखा है ना कि नाउन के काम होते हैं ना, सब्जेक्ट होना, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होना, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना। तो यहां पर ये इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे तुम लोग बोलते हो आई वांट दिस बुक, तो मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? दिस बुक, यह किताब चाहता हूं। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऐसे ही wants to buy a car, वो चाहता है, क्या चाहता है? to buy a car। तो जैसे यहां पर दिस बुक लिखा था, उसकी जगह पर यहां पर लिखा हुआ है to buy a car। क्लियर? तो ये यहां पर इंफिनिटिव इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, है ना? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम लोगों ने बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लिया। क्या होती थी? कल हमने तुम्हें बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव, वेरी गुड, तीसरी है पार्टिसिपल, है ना? आज क्योंकि हमें ये चैप्टर क्लोज करना है, तो तुम्हें जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब पता कर जाएंगे, है ना? ताकि तुम लोग खुद इसको अपने मन से पढ़ सको, और जब बुक में पढ़ो तो ये तुम्हें समझ में आए। तो हमें 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ठीक है बेटा, इसमें तुम्हें जानना ये जरूरी था कि जीरंड किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करती है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है। ये 2 चीजें सबसे पहले याद रखोगे। ओके, जीरंड किसका काम करेगी? नाउन का, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगी। ये इन्फिनेटिव 3 काम करती है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरंड वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है, क्लियर? इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनती है, और पार्टिसिपल क्योंकि ये इसके 3 फॉर्म्स होती हैं, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और साथ ही साथ ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म देख रहे हो, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर कि जीरंड का हमें एक सिंगल फॉर्म दिख रहा है, मतलब एक सिंगल टाइप दिख रहा है, इन्फिनेटिव का हमें एक सिंगल टाइप दिख रहा है, लेकिन पार्टिसिपल के हमें कितने टाइप्स दिख रहे हैं? 3 टाइप्स दिख रहे हैं। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बेटा इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, ये तो हो गए टाइप। अब इसके रूप बन सकते हैं ना, जैसे तुम लोगों ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बता रहे हैं हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी तुम लोग खुद पढ़ लोगे। ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग आईआईटी में एडमिशन ले लिए हैं, बहुत डिफिकल्ट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं बेटा, है ना? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें एस या ईएस वर्ब में लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ता है? उसको सिंगुलर बनाने के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस क्यों लगाते हैं?
वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे एस लगाएंगे, उसे सिंगुलर बनाएंगे, है ना, क्योंकि देयर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो है बेटा, ये फॉर्म है, हम यही याद करते आए हैं। लेकिन क्या यही अकेले फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? नहीं, हम उस पर बात नहीं करना चाह रहे। अफर्मेटिव की ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव लिखा है ना, एक फॉर्म ये हो गई। क्या और फॉर्म हो सकती है इसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक फॉर्म हमने आपके सामने लिख दी है। क्या इसकी कोई दूसरी फॉर्म हो सकती है? समझ में नहीं आ रहा है क्या हम पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल हो सकती है बेटा, बस इसी चीज को तुम्हें समझना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो फॉर्म लिखी हुई है ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। ये फॉर्म हम तब यूज करेंगे जब इस वर्ब को सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। जब इस वर्ब का डूअर सब्जेक्ट होगा तो ये फॉर्म यूज करते हैं हम, इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, है ना। अब आपको कहना है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये एक्टिव वॉइस हो गई, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस ये होती है बेटा, सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी पैसिव वॉइस है। क्लियर? तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको ये मत कह देना कि सर ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। ये एक्टिव वॉइस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना बेटा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होती है? वो उसी टेंस की होती है ना। अब हमने जब कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका टेंस क्या है? इस सेंटेंस का टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, राइट। हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। इस सेंटेंस का टेंस क्या है? इसका टेंस क्या है? हम वॉइस पूछ ही नहीं रहे हैं बच्चा, हम केवल टेंस पूछ रहे हैं। जो चीज क्लियर करना चाह रहे हैं उस पर अभी फोकस करो। इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका टेंस नहीं चेंज हुआ है, टेंस सेम है दोनों का। इसकी केवल क्या चेंज हुई है? वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है। क्लियर? इसकी जगह अगर वाज आता तो फिर टेंस चेंज हो गया था। टेंस सेम है, केवल वॉइस चेंज हो रही है। और वॉइस से मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ब है इसका डूअर ये है, और पैसिव वॉइस में जो वर्ब है ये सब्जेक्ट उसका रिसीवर है। सब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट कौन है? ही। और यहां पर सब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्ब के पहले आए। आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कर्ता नहीं है। हम लोग हिंदी में पढ़ते चले आए ना, सब्जेक्ट माने कर्ता, ऑब्जेक्ट माने कर्म। ये अपने दिमाग से निकाल लो कि सब्जेक्ट माने कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो काम करे। नहीं, सब्जेक्ट वो है जो वर्ब के पहले आए। अगर एक्टिव वॉइस है तो वो कर्ता है, तब वो डूअर है। और अगर पैसिव वॉइस है तो फिर वो डूअर नहीं है, भले ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो इसलिए कहलाया क्योंकि वो वर्ब के पहले है। पैसिव वॉइस में वो उस वर्ब का रिसीवर हो जाता है। उसने वो वर्ब की नहीं है, बल्कि उसके ऊपर वो वर्ब हुई है। समझ गए? क्रिकेट यहां खेल ही रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। क्लियर? लेकिन है सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट रिसीवर है। मतलब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है। डूअर और रिसीवर, ये दो चीजें याद रखोगे। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? ओके।
तो आज हम लोग जो इस चीज को पढ़ेंगे वो ये है कि जीरंड की ऐसी ही फॉर्म्स हमें देखनी पड़ती हैं, है ना। फॉर्म्स जब हमने देखी, ये तो टाइप हो गए, सिंगल टाइप होती है। जब हमने फॉर्म देखी तो हमें एक देखने को मिला सिंपल जीरंड। सिंपल जीरंड वो था जिसमें वर्ब अभी जारी है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो इसका मतलब वो वर्ब एक्शन में है, यही तो मतलब होता है, वो वर्ब कंटिन्यू है। तो जब कोई वर्ब कंटिन्यू पोजीशन में हो, प्रोग्रेसिव पोजीशन में हो, तो हम उसे कहते हैं सिंपल जीरंड। ये होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर। और दूसरा हमें देखने को मिला परफेक्ट जीरंड, जिसको हम कल नहीं बता पाए थे। परफेक्ट जीरंड बेटा, राइट। परफेक्ट जीरंड कैसे बनेगा? हैविंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी होता है। तो तुम लोगों को मालूम है परफेक्ट का कल हमने फॉर्मूला बताया था, ये है परफेक्ट का फॉर्मूला। परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? हैव प्लस वर्ब की, ये फॉर्मूला है। अब हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, और पास्ट में है तो हैड। लेकिन फॉर्मूला ये याद रखोगे। अब परफेक्ट का फॉर्मूला तुम्हें किस में अप्लाई करना है? जीरंड में। और जीरंड कहता है कि मेरे साथ जो भी वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो हैव में हम क्या लगा देंगे? ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे। ये हो जाएगा हैविंग प्लस बी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बची? अब कहोगे सर ये दो हमें क्यों बनाने पड़े, सिंपल जीरंड और परफेक्ट जीरंड? ये याद रखना बहुत अच्छे से। सिंपल जीरंड का मतलब है काम अभी जारी, ठीक है, आगे भी रहेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई काम पास्ट में हो चुका और उसका जिक्र तुम अब कर रहे हो। कोई काम पास्ट में हो चुका लेकिन उसकी बात तुम कब कर रहे हो? अभी। तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? परफेक्ट जीरंड। तो हेडिंग डालो बेटा, परफेक्ट जीरंड। परफेक्ट जीरंड। आगे ब्रैकेट में लिखो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जीरंड किसे कहते हैं? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बेटा ये सेंटेंस में किसका काम करेगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करेगा सेंटेंस में? नाउन का काम करेगा, वर्ब का काम नहीं करेगा। समझ गए? काम करेगा नाउन, क्योंकि वो जीरंड है ना, वो परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट जीरंड है, नाउन का काम करेगा। लिख लिया बेटा? देखो हम परफेक्ट जीरंड का प्रयोग ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं जो मेन वर्ब से पहले हो चुका है। जो मेन वर्ब से पहले हो चुका है। कोई एक ऐसा एक्शन है जो हमारी मेन वर्ब कहां? ये है फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है बेटा? फाइनाइट वर्ब, जिसके बिना हमारा सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। भले ही वो कल तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, वो फाइनाइट है, सब्जेक्ट से बंधी हुई है बेचारी, बहुत उसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सेंटेंस की क्वीन है। ओके, सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनाइट वर्ब। कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए सेंटेंस में। नॉन फाइनाइट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब जरूरी है। तो ये जो मेन वर्ब हम कह रहे हैं ये उसी फाइनाइट वर्ब की बात हो रही है। जो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी उससे पहले कोई एक एक्शन हो चुका है, उसको शो करने के लिए हम परफेक्ट जीरंड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एग्जांपल्स,
admitted, having stolen some money from my wallet. WALLET. देख लिया। अब आइए हम इसका पोस्टमार्टम करें, है ना बेटा। हमारी इंग्लिश का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ये भूल तो नहीं गए हो? तो सब, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वी। इसके बिना तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता, कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे हमने कहा था ना कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी है, तो वो हमने एक जनरल सेंस में बात की थी। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारा छिपा रहता है ना, लेकिन वर्ब ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम सबसे पहले इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब हमें मिली एडमिटेड, ठीक ना। जहां समझ में ना आए तुरंत टोकोगे कि सर ऐसे तो फिर हम इंग्लिश सीख ही ना पाएंगे, आपने अपने मन से बता दिया, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये हो गई वर्ब। अब वर्ब के पहले क्या आता है? इसका मतलब ये है, कोई दिक्कत इसमें? एडमिटेड वर्ब हो गई, उसके पहले जो लिखा हुआ है, वर्ब के पहले जो आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो माय सन एडमिटेड, मेरे बेटे ने स्वीकार किया। अब वर्ब में हम जब व्हाट या whom लगाते हैं तो हमें क्या निकल कर आता है? ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो मेरे बेटे ने क्या एडमिट किया? क्या एडमिट किया? हैविंग स्टोलन सम मनी, ये एडमिट किया। क्या एडमिट किया? क्या स्वीकारा उसने? कुछ पैसे चुराना स्वीकारा। समझ में आ गई बात ना? क्या स्वीकारा? कुछ पैसे चुराना स्वीकारा। जैसे मैं कहूं ठीक है मैं स्वीकार करता हूं मैंने ये गलत काम किया, है ना। आई एडमिटेड इट, आई एडमिटेड इट, मैंने इसे स्वीकारा। तो इट लिखा है ना, क्या स्वीकारा? इट, मैंने इसे स्वीकारा। तो जैसे तुमने इट यूज किया था, इट की जगह पर हमने ये यूज कर दिया। क्या स्वीकारा? कुछ पैसा चुराना, ये स्वीकारा उसने। तो बेटा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो यहां पर हैविंग, गौर से देखना, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और नाउन का काम कर रहा है। इसका मतलब भैया ये क्या है? जीरंड है। और जीरंड में कौन सा जीरंड है? परफेक्ट जीरंड है, ठीक है। अब हमने एक और बात बताई, क्योंकि ये बेटा यहीं से तुम्हारी एडवांस इंग्लिश शुरू हो रही है। जो न्यूज़पेपर्स में तुम पढ़ोगे या कोई नॉवेल पढ़ोगे, वहां पर तुम्हें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। 10 सेंस तो हम लोग पढ़ते चले आए, बचपन से पढ़ते आए ना, वो तुम लोग अपनी खुद तैयार कर लेना। ये चीजें तुम्हें समझनी है। अब देखो हमने क्या लिखा था? परफेक्ट जीवन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई ऐसा एक्शन दर्शाना हो जो मेन वर्ब से पहले हो चुका हो। कल शाम को मेरे पास मेरा बेटा आया। सोचना थोड़ा सा, एक बार तुम अपने माइंड में आइडिया क्लियर कर लोगे, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। कल शाम को मेरे पास मेरा बेटा आया होगा, है ना। उसने मुझसे आके स्वीकारा कि पापा मुझसे एक गलती हो गई। तो जो काम अभी आगे होगा उसको स्वीकारेगा या जो हो चुका है उसे स्वीकारेगा? है ना। आप कभी भी कोई चीज उसी को एडमिट करेंगे जो ऑलरेडी हो चुकी हो। जो भी हुई ही नहीं उसको कैसे स्वीकार सकते हो कि पापा मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि कल मैं आपके पैसे चुराऊंगा, है ना। ये तो तुम प्लान बता रहे हो, स्वीकार कहां रहे हो, है ना। तो प्लानिंग बता रहे हो कि अच्छा। तो यहां पर ये जो एडमिट हमारी मेन वर्ब है, उससे पहले ये काम हो चुका है, इसलिए हमने इसको परफेक्ट जीरंड में प्रयोग किया। समझ में आ गई बात? अब हम कभी ऐसा नहीं कह सकते जो काम अभी हुआ ही नहीं है उसको हम परफेक्ट जीरंड में यूज नहीं कर सकते, और जो काम आगे होना है उसको भी हम परफेक्ट जीरंड में यूज नहीं
कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको ये कहना है कि मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूं, तो क्या चाहते हो? एक नई कार खरीदना, ये ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा। क्या चाहते हो? एक नई कार खरीदना। तो आई वांट, वर्ब हो गई तुम्हारी। और कैसी वर्ब है ये? फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? फाइनाइट। मेरे साथ बोलो, कैसी वर्ब है? फाइनाइट। क्योंकि आई था तो वांट, ही होगा तो वांट्स। आई वांट। क्या परफेक्ट जीरंड यूज कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि तुम खरीदना चाहते हो। अब ये काम हुआ थोड़ी है, होना है। समझ गए ना? परफेक्ट जीरंड का प्रयोग तुम तब करोगे जब वो काम हो चुका हो। क्लियर? एक दो बार कॉल लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्लियर? समझ गए बेटा ना? The man denied having been a member of the gang. लिख लिया? ओके। देखिए यहां पर हमारी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, जल्दी बोलो। मेन वर्ब क्या है? वेरी गुड। इसका सब्जेक्ट क्या होगा? जो वर्ब के पहले आए, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? वेरी गुड, फाइनाइट। इसके बाद आया हुआ है हैविंग बीन ए मेंबर। तो डिनाई किया, डिनाई मतलब मना करना है, नकारना। शुद्ध हिंदी क्या होती है इसकी? नकारना। हाँ, अस्वीकार कर दिया। तो उसने नकारा। क्या नकारा? एक सदस्य होना। आज कोई आदमी पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसको और उससे पूछा कि काय तुम उस गैंग के मेंबर रहे हो क्या? तो मेंबर ऑलरेडी हो चुका है ना, और उसे ठुकराना है कि नहीं, मैं नहीं रहा हूं। तो इस बात को उसने नकारा कि वो मेंबर रहा है, वो सदस्य रहा है ऑफ द गैंग। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है परफेक्ट जीरंड। कोई दिक्कत? समझ गए ना अच्छे से? आगे बढ़े। ओके, जीरंड खत्म करते हैं तुरंत। तो यहां पर अभी ये कॉलम को थोड़ी देर के लिए बना रहे थे ना, इसको ये मत समझना कि ये इन्फिनेटिव का कॉलम है ना। यहां पर हमने लिखा सिंपल जीरंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहां पर लिखा हमने परफेक्ट जीरंड हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कैसी वॉइस हो गई? जैसे हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखवाया था, उसका एक लिखवाया था एक्टिव वॉइस और दूसरा लिखवाया था पैसिव वॉइस। तो ये तो हो गया बेटा एक्टिव वॉइस। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस भी तो होगा। तो अब हमें इसका जानना है पैसिव वॉइस। ये है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस जानेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ऐसे ही इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बेटा? बीइंग, बी लगाते हैं ना पैसिव वॉइस में, क्या लगाते हैं? बी। आईएनजी तो रहेगा क्योंकि जीरंड है, तो बीइंग, और पैसिव वॉइस में क्या आना जरूरी है? वर्ब की। तो सिंपल जीरंड का एक्टिव वॉइस है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सिंपल जीरंड का पैसिव वॉइस है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां कहीं भी तुम देखोगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वो सिंपल जीरंड की पैसिव वॉइस है। क्लियर? तो ये पैसिव है, देख लो इसे आगे ऐसे। बाकी घर में जाकर फेयर बनाते रहना।
ऐसे इसकी भी तो होगी, परफेक्ट जीरेंट की भी तो पैसिव वॉइस होगी बेटा। ये कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस भी चाहिए हमें। तो कैसे बनेगी? हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर बीन बढ़ गया, यहां पर हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहां पर क्या है? हैविंग प्लस बीन बढ़ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट जीरेंट की पैसिव वॉइस हो गई। तो जब तुम इंग्लिश को पढ़ो तो उसकी फॉर्म को बड़े गौर से देखना, ठीक है? उसकी फॉर्म को गौर से देखना कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अब बताओ यहां पर ये परफेक्ट जीरेंट की एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। बीन के बाद, यही तो तुम लोगों को देखना है, बीन के बाद तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही कहीं? तो ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ये सिंपल परफेक्ट जीरेंट की एक्टिव वॉइस है। भाई मेंबर किसका होना नकारा उसने? खुद का होना ना। मेंबर होना किसका नकारा उसने? खुद का होना। तो एक्टिव वॉइस हो गई। डिनाइड हैविंग बीन ए मेंबर, एक्टिव वॉइस। अब इसी सेंटेंस को हम कहते हैं, एक आदमी था, ठीक है, पहले समझ लो। आदमी था, जेल में रहा वो, और जेल से जब बाहर निकला तो उसके घर वालों ने आरोप लगाया कि मेरे फैमिली मेंबर को जेल में पुलिस वालों ने पीटा। तो न्यूज चैनल्स वाले पहुंच गए, रिपोर्टर्स पहुंच गए और उससे पूछने लगे कि भाई साहब क्या आपको जेल में पीटा गया? तो वो आदमी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने नकारा इस चीज को, डिनाई किया। तो वो नकार कब रहा है? अभी। और ये घटना कब हुई थी? पास्ट में। पीटा गया हो ना पीटा गया हो, वो तो जेल में हुआ ना, तो वो बाहर आ चुका है, तभी तो नकार रहा है न्यूज चैनल्स वालों को। तो आदमी ने नकारा, और क्या नकारा? कि उसे पीटा गया। तो वो उसने खुद पीटा या उसने रिसीव किया? रिसीव किया। तो एक्टिव वॉइस आना चाहिए या पैसिव वॉइस? खुद सोचो। वो नकार रहा है, क्या नकार रहा है? उसे पीटा नहीं गया, मतलब उसने ये एक्शन रिसीव नहीं किया। तो हम लगाएंगे पैसिव। क्लियर? द मैन डिनाइड हैविंग बीन बीटन। हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इन द जेल। अब इसी सेंटेंस से अपने माइंड की क्यूरियोसिटी को बनाए रखो। हमने बीन हटा दिया, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो गया बेटा? क्या ये सेंटेंस गलत हो गया? ये परफेक्ट जीरेंट हो गया ना, बीन हट गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैविंग के बाद। हाँ, अब ये हो गया एक्टिव वॉइस। है तो परफेक्ट जीरेंट ही, लेकिन क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अब आदमी को पीटा नहीं गया, बल्कि आदमी ने पीटा। वही आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उस आदमी के ऊपर आरोप लगा कि वो जेल के अंदर एक महिला को पीट कर आया है, एक महिला को पीट कर। ये आरोप लगा तो न्यूज चैनल्स वाले पहुंच गए उसके पास और उससे पूछा, क्यों भाई साहब आपने जेल में किसी महिला को पीटा था क्या? तो वो नकारेगा क्योंकि उसने नहीं पीटा है। अब वो इस काम को कर रहा है। पहले वाले सेंटेंस में क्या था? वो रिसीव कर रहा था, उसको पुलिस वालों ने पीटा कि नहीं पीटा ये बात हो रही थी। लेकिन अब उसी के ऊपर आरोप लग गया कि तुमने पीटा, तुम हो डूअर। तो हम एक्टिव वॉइस में पहुंच गए बेटा। तो द मैन डिनाइड हैविंग बीटन, आदमी ने किसी की पिटाई करना नकारा। अब यहां पर बीट के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो पीटा होगा ना। तो हैविंग बीटन हर,
इन द जेल। जेल में उस आदमी ने, नाम ही ले दो, रीना, दीना को पीटना नकारा। आदमी ने जेल में रीना को पीटना, कि उस आदमी ने रीना को पीटा, इस बात को उसने नकारा। क्लियर बेटा? कोई समस्या हो, कंफ्यूजन रही हो तो बताओ। ओके, तो इसको खत्म करें, आगे बढ़े और बता दें। हाँ, नोट कर लो। ऐसे बेटा देखो, एक सेंटेंस और बताते हैं तुम्हें। जैसे मान लीजिए एक लड़की है और एक लड़का उसे टीच कर रहा है, ठीक है, ईव टीचिंग कर रहा है। तो उस लड़की को गुस्सा आया और उसने सबके सामने उसे एक चाटा रसीद दिया। और वो बाद में गई तो उसकी सहेली ने उससे पूछा कि यार सबके सामने तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, ये गलत बात है। तो वो लड़की क्या कहेगी कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो ईव टीचिंग कर रहा था, मुझे पछतावा नहीं है कि मैंने उसको थप्पड़ मारा। तो पछता कब रही है? अब थप्पड़ तो मार चुकी थी पहले ही, लेकिन उसे इस काम को करने का पछतावा, तो उसे किस चीज का पछतावा नहीं है? थप्पड़ मारने का। ठीक है, तो कैसे बोलेगी वो? I do not regret. Regret means पछतावा करना, ठीक है ना? मुझे पछतावा नहीं है। Having slapped, very good. SLAPPED, हमने ये परफेक्ट जीरंड यूज किया यहाँ पर, है ना? इस चीज का पछतावा। तो बेटा ये रिग्रेट का ऑब्जेक्ट हो गया। ये रिग्रेट का क्या है? देखने वर्ब लग रही है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये परफेक्ट जीरंड है जो नाउन का काम कर रहा है। क्लियर? हिम, फुल स्टॉप। समझ गए बच्चा? ओके, ऐसे ही तुम बोल सकते हो ही इज प्राउड ऑफ। ही इज प्राउड है, उसे गर्व है। कोई मैच जीत गया हो तो मैच जीतने पर उसे गर्व होगा ना? तो गर्व अभी है कि मैच जीतेगा, वो गर्व पहले ही कर लेगा। कोई काम हुआ ही नहीं और गर्व पहले हो गया, है ना? पहले मैच जीतोगे फिर उस पर गर्व करोगे। जैसे तुम नौकरी पा जाओगे फिर तुम्हें गर्व होगा। आई एम प्राउड ऑफ हैविंग गॉट दैट जॉब। आई एम प्राउड ऑफ हैविंग गॉट दैट जॉब। मुझे ये नौकरी पाकर गर्व है। क्लियर? तो इस तरीके से आप रिग्रेट, एडमिट, डिनाई या किसी प्रीपोजिशन के बाद परफेक्ट जीरंड का प्रयोग करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो एक्शन मेन वर्ब के पहले हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आज का टॉपिक रह जाएगा। तो ये दो होती हैं सिंपल जीरंड, उसकी एक्टिव वॉइस ये होती है। ये याद करना पड़ेगा बेटा तुम्हें, ठीक है? ये याद करना पड़ेगा। सिंपल जीरंड होती है और एक परफेक्ट जीरंड होती है, उसकी एक्टिव वॉइस ये है और पैसिव वॉइस ये है। ऐसे इन्फिनेटिव में भी हम अभी पढ़ेंगे, है ना? इन्फिनेटिव में भी हम आएंगे। चलो तो हम इन्फिनेटिव में चलते हैं। इसको, इस वाले कॉलम को हमने हटा ही दिया, कल से परेशान किया था जीरंड जीरंड जीरंड। अब हमारे पास क्या बचा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बेटा किसका काम करता है? नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है। कल ही हमने आपको सिखाया था कि किसी का काम करना है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उसका काम क्या है। कल सिखाया था। मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल का काम करना होगा तो मुझे ये जानना होगा कि प्रिंसिपल के काम क्या होते हैं। तो इन्फिनेटिव यदि नाउन का काम करता है, इसका मतलब ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। राइट? इतने काम ये नाउन के रूप में करेगा। एडजेक्टिव
दूसरे में आते हैं। एडजेक्टिव के रूप में ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, ये भी हो गया। तीसरा है एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में बेटा एक ये काम करता है और बहुत ही स्पेशल यूज है इसका। एडवर्ब कई प्रकार के पढ़े हैं आप लोगों ने, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस वगैरह वगैरह। ऐसे एक एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पज। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज। ये रीजन या पर्पज को शो करते हैं बेटा कि ये काम आपने क्यों किया। ये किसका आंसर देते हैं? क्यों का। ये बात बहुत ध्यान से समझना, जितने भी एडवर्ब होते हैं वो सब किसी ना किसी का आंसर देते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर देता है? हाउ का। कैसे किया। वर्ब की विशेषता बताएंगे, फिर से मेरी बात को ध्यान देना। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं। यदि वो वर्ब के बारे में बताएं कैसे, हाउ, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। यदि वो बताएं वेयर, तो वो प्लेस। ठीक है, वो वर्ब कहां हुई। अगर वो एडवर्ब बताएं व्हेन, वो वर्ब कब हुई, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर। ऐसे ही यदि कोई एडवर्ब ये बताए कि वो वर्ब क्यों हुई, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज। वो वर्ब क्यों हो गई है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से भी काम करता है, एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज पर काम करता है। जैसे वी ईट टू लिव। लिव माने जिंदा रहना। ध्यान से देखना, एक सिंपल सेंटेंस से तुम लोगों को समझा रहे हैं। वी ईट, ईट क्या हो गया बेटा, यहां पर वर्ब हो गई। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब तुम लोग कहो कि सर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट चूंकि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है तो ये नाउन हो गया। नहीं बेटा, यहाँ पर चूक हो जाएगी तुमसे, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? व्हाट या हुम लगाकर। हम क्या खाते हैं, ये आंसर नहीं आएगा। हम किसे खाते हैं, ये आंसर नहीं आएगा। हम क्यों खाते हैं, जिंदा रहने। हमें क्या कब आंसर मिला? वाई। हम क्यों खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली एडवर्ब है जो इस वर्ब की विशेषता बताता है कि ये काम क्यों हुआ। समझ गए ना। तो ये जो इन्फिनेटिव है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आएगा, लेकिन कभी कभी एडवर्ब की जगह पर आएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो आंसर किसका कर रहा है। समझ गए। देखो एक और सेंटेंस में लिखे, जैसे आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन। ध्यान देना बेटा, यहां पर वेंट क्या है? वेरी गुड। वर्ब के पहले जो आए सब्जेक्ट। अब मैं कहां गया? टू मार्केट। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ब में जब आप वेयर लगाओ तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा। वर्ब में आप हाउ लगाओ तो एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। वर्ब में आप व्हेन लगाओ तो एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। खुद सोचो ना, व्हेन लगा रहे हो तो टाइम ही मिलेगा, और हाउ कैसे तो मैनर मिलेगा, और वेयर लगाओगे तो प्लेस मिलेगा। मैं कहां गया? टू मार्केट। ये हो गया हमारा बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये भी बचा, क्यों गया? मैं क्यों गया? कहां गया ये आंसर मिला, लेकिन क्यों गया? पेन खरीदने के लिए, है ना, टू बाय ए पेन। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस। ठीक है ना, ये एक ही बात होती है। क्लियर। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ये ऑब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है। क्यों नहीं है बेटा? मोहित बताओ, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? हाँ, वर्ब की विशेषता बता रहे, लेकिन ये एडवर्ब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका
यस, ये एडवर्ब है बेटा। और ऑब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। हम बार बार ये तो बता रहे हैं तुम लोगों को, एडवर्ब होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन हमें यहाँ पता लगा ये तो दोनों एडवर्ब हैं, और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ना एडजेक्टिव हो सकता है, ना एडवर्ब हो सकता है, ना प्रीपोजिशन, ना कंजंक्शन, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। क्लियर? ओके सर हाँ हाँ सर, जैसे आपने बताया आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन। ओके। तो जो पहला जो पार्ट है इसमें मतलब होता है मैं गया मार्केट पेन खरीदने। तो सर जो पहला पार्ट है मैं गया मार्केट, तो सर क्या खरीद, तो जो सर ने पेन खरीदा उसमें तो सर अगर हम आंसर पूछिए क्या खरीदने गया तो सर ऑब्जेक्ट का तो सर आता ही है ना। क्या खरीदने गया? जैसे लिखा आई वेंट टू मार्केट। हाँ तो बेटा अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, ये इसको तुम कह रहे हो ना ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या खरीदने गया? इसका ऑब्जेक्ट है ना। तो अभी तो हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे ना, ये तो केवल हम तुम्हें समझा रहे हैं। हम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं गिना बच्चा, हम पूरे सेंटेंस को ले रहे हैं। एक फ्रेज ये निकल कर आया, एक फ्रेज ये निकल कर आया। इसका जब हम मर्डर करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, मर्डर करेंगे पहले और फिर इसके सारे पार्ट्स निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसमें ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? टू बाय पेन। ओके, तो हमने इस तरीके से देखा कि इन्फ्लेटिव 3 काम करता है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। एडवर्ब वाला हमने समझा दिया तुम्हें, एडजेक्टिव का नहीं बताया, नाउन का नहीं बताया, वो भी हम सब बताएंगे तुम्हें। पहले हम क्या देख लें, इसकी फॉर्म्स देख लें, वो बहुत जरूरी है, वो तुम्हें परेशान करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो टाइम खत्म हो जाए और हमारा टॉपिक ही पार्टिसिपल तक हम पहुंच ही ना पाए। ध्यान दो बेटा, ये कैसे बनती है? टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से इन्फिनेटिव बनती है। ठीक है, अब जब हमने ये तो इसकी सिंगल टाइप हो गई, इन्फिनेटिव में कोई टाइप्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि सिंपल इन्फिनेटिव, पास्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल की तरह इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं, है ना? तो उस आधार पे हमें कितने मिले? कल हमने 2 बताए थे। वो 2 इसलिए बताए थे क्योंकि ताकि ज्यादा वहां पर बढ़े ना मटेरियल। आज तुम्हें पूरे बता रहे हैं। इन्फिनेटिव के तुम्हें बेटा 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। पहला हो गया सिंपल इन्फिनेटिव। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, ताकि फिर समझने में तुम लोग अपना माइंड लगाओ। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव। वो हमने जो कल केवल 2 बताए थे, उसका एक रीजन था, वही क्लियर करेंगे क्यों केवल 2 बताते हैं। परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ये इतनी फॉर्म्स तुम्हें देखने को मिलेंगी इंग्लिश जब पढ़ोगे। सबसे पहली सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव मतलब यही है ना, जो हमारी बेस फॉर्म है। फिर इसी से बनेगी हमारी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बनेगी। फिर इसी से हमारी बनेगी परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। लिख लिया ना? चलो अब समझो। सिंपल, अब देखो ये अगर तुम ध्यान दो तो ये तुम्हें टेंस जैसे नहीं दिख रहे हैं। टेंस पढ़ते थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर हर एक टेंस के तुम्हें 4 पार्ट देखने को मिलते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, वही चीज तो है। तो देखो यहां पर सिंपल इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, सिंपल इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, ये पहला हो गया।
तो इसमें हम जो यूज करते हैं बेटा वो है 2 प्लस, यहां लिख देते हैं ना वरना बहुत गंदा हो जाएगा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल इंडेफिनिट इन्फिनेटिव। इंडेफिनिट हम जानबूझकर बोल रहे हैं क्योंकि अभी समझाना है तुम्हें। कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं हम बेटा, 2 प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट इन्फिनेटिव में हम 2 प्लस हैव और हैव के बाद फिर क्या आएगा बेटा, हैव के बाद हमेशा क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, और इसमें यूज करेंगे हम 2 प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब की, अरे आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ चुकी है ना। ये हमारी चारों इन्फिनेटिव की फॉर्म्स हो गई। अगर कहीं पर हमें बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी मिल रही है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। अगर कहीं पर हमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मिल रही है तो इसका मतलब वो परफेक्ट इन्फिनेटिव है। क्लियर? हाँ, अब ये वर्ब नहीं कहलाएंगी, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में काम कर रही होंगी या तो नाउन का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, तभी तो इनको इन्फिनेटिव कह रहे हैं, वरना इनसे टेंस भी तो बनते हैं, नहीं बनते हैं टेंस। हाँ, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करेंगे, वर्ब तो कुछ और होगी, फाइनाइट वर्ब कुछ और होगी। ओके, ये चार चीजें हो गई बेटा। देखो अब समझते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव मतलब जिसमें इंडेफिनिट ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, ऐसे ही इसको समझो इंडेफिनिट इन्फिनेटिव। इंडेफिनिट क्यों कहते हैं उसे हम? जो पहला फॉर्म पढ़ते हैं हम किसी भी टेंस की उसको कहा जाता है इंडेफिनिट टेंस। क्यों? कभी सोचा है तुम लोगों ने? कहते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्यों कहते हैं उसे इंडेफिनिट? डेफिनिट मींस निश्चित और इंडेफिनिट मींस जिसके टाइम का, जिस वर्ब के टाइम का कुछ पता नहीं, वो वर्ब कब होती है लेकिन इस समय किस पोजीशन में है ये हमें पता नहीं चलता है, इसके बारे में निश्चित नहीं है हम, तो उसे सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल इंडेफिनिट इन्फिनेटिव में हम प्रयोग करेंगे। क्लियर बेटा? यदि कोई वर्ब ऐसी है जो कंटिन्यू पोजीशन में है तो हम उसके लिए कंटिन्यूअस पोजीशन इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वर्ब ऐसी है जो हो चुकी है तो हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वर्ब ऐसी है जो पहले शुरू हुई थी लेकिन अभी भी चल रही है तो फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ओके, ये सब एक्टिव वॉइस है, पहले हम इनको इस तरीके से समझ लें फिर बाकी दूसरे तरीके से समझेंगे। देखो सबका एक एक एग्जाम्पल लिखा देते हैं। यू सीम टू एक्सरसाइज डेली। या रन लिखो यहां पर, यू सीम टू रन डेली और सिंपल हो जाएगा। देखना बेटा, वर्ब क्या है हमारी? सीम, ये वर्ब है हमारी, और सब्जेक्ट क्या है? यू। ये फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है? फाइनाइट है ना। ये सीम इसलिए आया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यू, इसको प्लूरल माना जाता है। अगर यहां पर ही होता तो ये सीम्स हो जाता। तो ये हो गई हमारी वर्ब और ये उसका हो गया सब्जेक्ट। अब तुम क्या प्रतीत होते हो? दौड़ते हो, डेली, प्रतिदिन तुम दौड़ते हो, ये प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? प्रतिदिन दौड़ना। तुम्हारा प्रतिदिन दौड़ना प्रतीत होता है। तुम्हें देखा और तुम्हारे बॉडी को देखकर तुम इतने फिट दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम डेली
दौड़ने जाते हो। अब कब दौड़ते हो पता नहीं, अभी दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो पता नहीं, हमें समय का कोई भी आइडिया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा इन्फिनेटिव यूज करते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ गए बेटा? यहां पर ये क्या हो गया? टू रन डेली, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट क्यों गया, समझ गए ना बेटा? नहीं आया? तुम इसको लो, समझो। He seems your brother। देखो यहां पर he seems your brother, वो प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? तुम्हारा भाई, है ना? यहां पर सॉरी ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट लिखना था। क्या प्रतीत होता है? तुम्हारा भाई प्रतीत होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर योर ब्रदर, तो योर ब्रदर से तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। क्या प्रतीत होता है? तुम्हारा भाई। तो ऐसे ही तुम क्या प्रतीत होते हो? प्रतिदिन दौड़ते हुए। ऐसा लगता है कि तुम प्रतिदिन दौड़ते हो। तो जैसे ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट था, ऐसी बेटा ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ये इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है ना? तो नाउन का एक काम क्या होता है? सबसे लास्ट वाला काम क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना। तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये नाउन है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक बेटा? ओके, अब ऐसे और सेंटेंस हम बनाते हैं। अब एक तो ये हो गई कि तुमने अपने दोस्त को देखा, काफी दिनों बाद देख रहे हो, 10-15 दिन बाद देखा और बड़ा वो फिट दिखाई दिया तुम्हें। पहले तो बेडौल शरीर था उसका, लेकिन अब फिट दिख रहा है। 15 दिन बाद तुम क्या बोलोगे? यू सीम टू रन डेली। ऐसा लगता है तुम प्रतिदिन दौड़ते हो। क्लियर बेटा? या मान लीजिए तुमने किसी आदमी को देखा और तुम्हें उसकी बातें सुनकर लगा कि ये बातें तो ऐसी फला व्यक्ति बोलता है, ये बातें तो, और उसी से इसने ये सीखी होगी, है ना? तो हम क्या कहेंगे? यू सीम टू हियर हिम। ऐसा लगता है तुम उसे सुनते हो, तुम प्रेमानंद महाराज को सुनते हो, उनकी जैसी बातें कर रहे हो। यू सीम टू हियर हिम या यू सीम टू लिसन टू हिम। समझ में आ गई बात ना? ओके, अब आगे। तुमने रात को शाम के समय 8 बजे अपने दोस्त को फोन किया, है ना? जब वो फोन पे बात कर रहा था तो तुम्हें ऐसा लगा, श्योर नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगा कि वो चाय पी रहा है या खाना खा रहा है, क्योंकि आवाज आ रही है। कई बार लगता है ना, हम अपने रिश्तेदारों से कहते हैं बुआ लग रहा तुम खाना खा रही थी, है ना? लला तुम्हें कैसे पता? वो आवाज आ रही थी ना, तुम्हें मुंह चलाए कि तो ऐसा लग रहा है तुम खाना खा रहे हो। तो यहां पर एक्शन क्या है? उसके समय का हमें पता है या नहीं पता है? पता है। इस समय हो रहा है, तो इस समय हो रहा है तो क्या है? जारी है, कंटिन्यूअस हो गया ना? इस समय कंटिन्यूअस हो गया, तो अब हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का। क्लियर बेटा? तो हम कहेंगे यू सीम टू बी ईटिंग योर डिनर। You seem to be eating your dinner। अब यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट है, नाउन का काम कर रहा है, लेकिन फॉर्म किसके लिए हुए? कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। जब तुम ये देखोगे तो समझ जाओगे इसका मतलब ये एक्शन जारी है। लेकिन क्या ये वर्ब है? ये वर्ब नहीं है, वर्ब तो सी में है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है यहां पर। और कॉम्प्लीमेंट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक? तो ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट की तरह हमने किसको यूज किया है? कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, टू बी प्लस वर्ब की एक्टिंग। ओके, एक और सेंटेंस लिखते हैं। ही सीम्स टू बी क्राइंग।
he seems to be crying। तो इससे क्या मीनिंग निकल रहा है बेटा? जैसे मान लो एक लड़का दूर बैठा हुआ है ना, तो अब वो अपना सिर छुपाए और तुम लोग बहुत दूर से देख रहे हो, तो तुम कहोगे लग रहा है रो रहा है। श्योर तो नहीं हो ना, लग रहा है कि वो रो रहा है। तो he seems, वो प्रतीत हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है? रोता हुआ, कि इस समय रो रहा है, इस समय रोने का एक्शन जारी है। तो हम इसको कंटिन्यूअस इंफिनिटिव में यूज करेंगे, टू बी क्राइंग। अब हमने कहा he seems to cry, he seems to cry, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऐसा लगता है कि वो रोता है, उसकी शकल ऐसी हो गई है कि रोमानी जैसी शकल। अभी रो रहा है कि नहीं रो रहा है ये नहीं पता, लेकिन उसकी शकल देखकर हमने ये आइडिया लगाया कि ये रोता है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ है, तो अभी तो नहीं रो रहा है, लेकिन उसकी शकल देखकर ऐसा लगता है कि वो रोता है। समझ में आ गई बात? तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं? वो सिंपल इन्फिनिटिव में चला जाएगा। वो सिंपल इन्फिनिटिव में है ना। अगर अभी एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव यूज करोगे, और अगर वो एक्शन ऐसा लगता है कि होता है तो सिंपल इन्फिनिटिव का यूज करोगे। ठीक, एक सेंटेंस और लिखो। द टीचर इज pretending, the teacher is pretending to be teaching। अब इसमें वर्ब बताओ बेटा क्या है? इज को छोड़ दोगे? हाँ, इज pretending। ठीक, ये वर्ब हो गई तुम्हारी। और अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बताएंगे तुम लोगों, क्योंकि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करने हैं। जब एक से ज्यादा शब्द हो जाएं तो फिर हम उसे वर्ब फ्रेज कह देते हैं, है ना। तो अभी हम चूंकि ज्यादा बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए इसको वर्ब ही बोलते हैं, वरना इसको वर्ब फ्रेज कहना चाहिए वास्तव में, तो क्योंकि इसमें एक से ज्यादा शब्द हो गए ना, इज भी है, प्रिटेंडिंग भी है, ये वर्ब है। अब वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट नाटक कर रहा है, प्रिटेंड माने नाटक करना। और क्या नाटक कर रहा है? कि वो पढ़ा रहा है ना, वो पढ़ा रहा है, इस चीज का नाटक कर रहा है। क्लियर? ये क्या हो गया बेटा? ये अब ऑब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब का, प्रिटेंडिंग का ऑब्जेक्ट हो गया टू बी टीचिंग। क्या प्रिटेंड कर रहा है? टू बी टीचिंग, कि वो पढ़ा रहा है। समझ गए? जैसे मान लीजिए एक इंस्पेक्टर आ गए चेक करने के लिए, डीआईएस साहब आ गए कॉलेज में, तो वो टीचर साहब को पढ़ाना लिखाना तो आता नहीं था, लेकिन अब ऑफिसर बैठा हुआ है तो नाटक तो करना पड़ेगा ना क्लास में जाके। तो जाके वो लगे वहां हाथ पैर हिलाने और अपने घर की कहानी सुनाने, ताकि ऑफिसर को दूर से देख के ये लगे कि ये पढ़ा रहे हैं। तो क्या वो वास्तव में पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं। और इस समय काम जारी है ना, तो हमें किस में लगाना पड़ेगा? कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव में। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव में। परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या होगा? कि वो काम हो चुका है। अब शाम को तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों टहलने जाते हो बेटा, पहले समझो इस बात को। डेली शाम को जाते हो, है ना। कभी खाना खाने के पहले साथ में टहलने जाते हो, कभी कभी खाना खाने के बाद जाते हो, मतलब जब समय मिल जाए। आज जब तुम गए तो वो चल रहा है और बार बार डकार ले रहा है ना। तुम्हें पता नहीं है, बस वो डकार ले रहा है। तो तुम्हें क्या लगा? उसके डकार लेने से तुमने क्या आइडिया लगाया? कि वो खाना खा चुका है। तुम यही तो बोलोगे कि खाना खा रहे हो। अब एक्शन जारी तो नहीं है ना बेटा, एक्शन हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि तुम खाना खा चुके हो। ओके, तो हम बोलेंगे बेटा, ये इरेज करके जितना लिखा हुआ है,
जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले ये काम हो चुका है। हमारी मेन वर्ब क्या है? सीम। मेन वर्ब तो यही ना, फाइनाइट वर्ब। तो यू सीम, क्या लिखें? टू, बोलो, टू हैव eaten the food। सर ये की जगह हैड लगा सकते हैं ना? कहां पर? टू हैव हैड द फूड। टू हैव हैड, हाँ, टू हैव हैड द फूड। हैव ब्रेकफास्ट नहीं होता है, वो थोड़ा सा फॉर्मल इंग्लिश हो जाती है हैड से। ऐसी बेटा यहां पर देखा तुमने, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई डू नॉट रिग्रेट, मुझे पछतावा नहीं है, ठीक है ना? किस चीज का पछतावा? उसको पीटने का, ये काम हो चुका है। यहां पर भी परफेक्ट इन्फिनिटिव में वही काम हो चुका है। यहां पर ये क्या था? नाउन, जीरंड नाउन का काम करता है, तो ये कम है क्या? इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम चाहें तो हम इसे परफेक्ट इन्फिनिटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं? ये भी एक्स काम हो चुका को दर्शा रहा था, ये भी काम हो चुका को दर्शा रहा था। चाहे इसे लिखो चाहे वो लिखो, समझ में आया बेटा? परफेक्ट जीरंड को हम परफेक्ट इन्फिनिटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? जब वो नाउन का काम करे, एडजेक्टिव के केस में नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम तो जीरंड करता ही नहीं है। केवल किसका काम करता है? नाउन का। जैसे मान लो हम 3 काम करते हैं, हम टीचर भी हैं, हम कारपेंटर भी हैं, हम स्वीपर भी हैं, 3 काम कर रहे हैं। और एक दूसरा व्यक्ति है जो केवल टीचर है, तो मैं उनकी जगह पर केवल एक ही काम तो कर सकता हूं, केवल टीचर का। हम दोनों में केवल एक सिमिलैरिटी है, समझ में आ गई बात? बाकी और काम वो मेरे नहीं कर पाएंगे। तो हम परफेक्ट जीरंड और परफेक्ट इन्फिनिटिव को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब हमारा आखिरी बचा परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है। समझ गए? जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया कि जब मैं इस कॉलेज में आया तो कोरोना चल रहा था, है ना? तो तुम क्या कहोगे? सर लग रहा है आप 2019 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। लग रहा है आप 2000, क्योंकि कोरोना कब आया था? कोविड-19 उसका नाम इसलिए तो पड़ा, 19 में शुरू हो गया था। वैसे अपने इंडिया में 2020 में आप आया था, 2020 में आप आया था, लेकिन 19 ही मानते ना। सर लग रहा है आप 2019 से पढ़ा। मैंने पढ़ाना कब शुरू किया? 2019 में। और पढ़ाना बंद कर दिया या अभी पढ़ा रहा हूं? कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। पास्ट में हुआ, परफेक्ट भी आ गया और अभी जारी भी है, तो कंटिन्यूअस। समझ गए बात ना बेटा? है ना? ओके, तो हम इसको बोलेंगे he seems to have been living here since 2021. देख लिया? समझ में आया? सर हाँ सर आ गया। क्या समझ में आया? इसमें बताओ, इसमें वर्ब क्या है? इसमें सर सीम्स है। सीम्स हमारी वर्ब है। कैसी वर्ब है? फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? कितना लिखा रहा है?
फाइनाइट कौन फाइनाइट है ना? ओके, और इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, ये सब्जेक्ट है। तो क्या प्रतीत हो रहा है, मतलब क्या प्रतीत होता है? टू हैव बीन लिविंग, ये प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? टू हैव बीन लिविंग। अब ये टू हैव बीन लिविंग किसका स्ट्रक्चर है? परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव का, है ना? ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। इस सेंटेंस को ये पूरा कर रहा है। ही सीम्स व्हाट, मतलब पूरा नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है कि ये प्रतीत होता है यहां रहना, रहता हुआ कब से? सिंस 2021 से। तो ये एक डाउट था थोड़ा सी, हाँ, शायद पूछे। पूछो पूछो। सर जैसे सर आपने सर ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस का सर स्ट्रक्चर बताया है, टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, सर क्या मतलब कंपल्सरी हमेशा हैव ही आएगा, हैज नहीं? इसके ना 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 ना, हैज कभी भी नहीं आएगा बेटा। हैज हैव कब आता है? सोचो थोड़ा। फाइनाइट वर्ब के साथ, है ना? ये फाइनाइट वर्ब तो है ही नहीं ना, ये तो नॉन फाइनाइट है, इसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ना ही नहीं है, तो फिर तो हैव ही आएगा हमेशा, हमेशा और हमेशा हैव आएगा। ठीक, फाइनाइट वर्ब में चेंज हो जाता है। हाँ, संभावना नहीं है, आएगा ही आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एग्रीमेंट किया है भैया, है ना? वर्ब ने एग्रीमेंट किया है ना, तो अब तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है जाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो है होना पड़ेगा, है ना? वहां तो चॉइस चल ही नहीं रही है। लेकिन ये नॉन फाइनाइट है, इसके ऊपर उसका कोई जोर है ही नहीं, तो वो हमेशा क्या आएगा? है आएगा। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें बताया था ये हैज, हैव, हैड, ये तीन रूप किसके होते हैं? हैव के होते हैं। समझ गए ना? मुखिया कौन है? हैव। तो दावत होगी तो सबसे पहले कौन जाएगा? हैव जाएगा, मुखिया जाएगा ना, उसी को इंपॉर्टेंस मिलेगी। इज्जत किसको मिलती है? पापा को मिलती है ना, हमारे घर में, हम लोगों को मिलती है, हम लोगों को जूते मिलते हैं। तो हैव ही यूज करोगे। समझ में आ गया ना? क्लियर? और कोई डाउट? आगे बढ़े। तो ये जो तुम देख रहे हो सब बेटा, ये सब क्या है? ये इन्फिनिटिव के अलग अलग फॉर्म्स हैं, है ना? लेकिन जैसे तुमने जीरंड में पढ़ा था, सिंपल जीरंड, परफेक्ट जीरंड, उसमें दो ही पढ़े थे। उसके एक एक्टिव वॉइस पढ़ा था, फिर उसका पैसिव वॉइस पढ़ा था। तो ऐसी बच्चा ये सब के सब क्या है? एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। जैसे हमने कहा यू सीम टू टीच। आपको मेरी बातें सुनकर ऐसा लगा कि कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं सर, और हर चीज बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये टीचर होंगे, ये पढ़ाते होंगे, तभी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आपने क्या कहा? सर यू सीम टू टीच, ऐसा लगता है आप पढ़ाते हो। क्लियर? यू सीम टू टीच। लेकिन ये तो ये टीच कौन कर रहा है? मैं एक्टिव हो गया, जो सब्जेक्ट है वही उसका डूअर हो गया। लेकिन मैं डूअर ना होता, मैं क्या होता? रिसीवर। तो फिर हम एक्टिव फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, फिर हम किसका करेंगे? हम करेंगे पैसिव का। ठीक है? ऐसा लगता है तुम्हें पीटा जाता है, ऐसा लगता है तुम पीटते हो, ये अलग चीज हो गई। और ऐसा लगता है कि तुम्हें पीटा जाता है। एक में हो तुम डूअर, पीटते हो, और एक में पिटते हो, रिसीवर हो। समझ में आ गई बात बेटा? तो जिसमें तुम पीटते हो वो एक्टिव वॉइस, यू सीम टू बीट, यू सीम टू बीट। और जब हमने कहा कि तुम पीटे जाते हो, तो यू सीम टू बी बीटन, हमें पैसिव वॉइस लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब बेटा हमें इनकी पैसिव फॉर्म जानना जरूरी है। लिख लो। सिंपल इन्फिनेटिव की ये कुछ ज्यादा गंदा हो गया क्या? नहीं सर, सॉरी, इरेज करके दोबारा लिख दें, चल जाएगा ना? सिंपल इन्फिनेटिव की एक्टिव वॉइस क्या होगी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यही जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो टू तो रहेगा ही तुम्हारा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। बेटा कंटिन्यूअस इंफिनिटिव की पैसिव वॉइस नहीं होती है। इजी हो गया ना? जब कोई चीज नहीं होती है उसको क्रॉस करना हो कितना अच्छा लगता है। ये नहीं सीखना पड़ेगा। सर वैसे भी सर हो नहीं सकती क्योंकि बी में जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब इसकी अब पैसिव वॉइस कैसे हो? सही को कह रहे हो, कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? बी तो पहले से लगा हुआ है, बी कहां चला जाएगा? इसकी होती है 2 प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बेटा लास्ट वाले की भी पैसिव वॉइस नहीं होती है। तो केवल 2 इंफिनिटिव ही हैं जिनकी पैसिव वॉइस पॉसिबल है और वो हम बनाते हैं। अरेंज कर दे बेटा इसके। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, बहुत बता दिया तुम लोगों को। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ग्रामर के कि नहीं हैं? थोड़ा पढ़ना घर में खुद भी। ये यही वास्तव में इंग्लिश यही है और इसी से बचा जाता है। आदमी बचने की कोशिश करता है कौन पढ़ेगा, ये सब बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। लेकिन जब तक तुम इसे नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश से तुम हमेशा भागते ही रहोगे। कभी तुम्हें इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा क्योंकि उसकी जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं से तुम भाग रहे हो। समझ गए? तुम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं क्लियर करना चाह रहे हो कि आखिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी बातें पढ़ते पढ़ते क्लियर होंगी। एक दिन में कोई क्लियर नहीं करा पाएगा। ये तुम सोचो कि एक दिन बैठो और आज सारी इंग्लिश तुम्हें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे वो कुछ बातें हमारे दिमाग में बैठती चली जाती हैं और इजी हो जाता है। ओके, पहला सेंटेंस लेते हैं। आई वांट, मैं चाहता हूं, ठीक है ना? हमने एक सेंटेंस बोला आई वांट ए टॉय। मेरी बिटिया ने मुझसे कहा कि पापा आई वांट ए टॉय। अब बताओ बेटा यहां पर वांट क्या है? वर्ब है। आई इसका क्या है? सब्जेक्ट। और क्या चाहता हूं? व्हाट डू आई वांट? टॉय। ये हो गया ऑब्जेक्ट। समझना मत। वांट वर्ब है, उसके साथ आया आई, ये सब्जेक्ट हो गया इसका। और व्हाट डू आई वांट? मैं क्या चाहता हूं? एक खिलौना चाहता हूं। आंसर मिला में एक टॉय। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। भी यहां देख रहे हो, ये प्रोनाउन है और ये दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। इसका इंफिनिटिव से कोई लेना देना नहीं था। इसका है आई वांट, मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? टू बी टॉट। मैं चाहता हूं कि पढ़ाया जाए। मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, है ना? एक होता है काम करने वाला, जैसे मैं चाहता हूं पढ़ाना क्योंकि मैं टीचर हूं, तो मैं क्या चाहूंगा? पढ़ाना। आई वांट टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन तुम क्या बोलोगे? आई वांट टू बी टॉट, मैं चाहता हूं कि पढ़ाया जाए। आप रिसीव करोगे ना उस एक्शन को। जब रिसीव करोगे तो एक्टिव वॉइस लगाओगे या पैसिव वॉइस लगाओगे? पैसिव वॉइस। नहीं लग गई ना पैसिव वॉइस? क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बात? आई वांट टू बी टॉट, मैं चाहता हूं कि पढ़ाया जाए। जैसे और लेकिन कोई पढ़ाते ही नहीं है। ऐसा होता है ना, कई बार रिपोर्टर पहुंच जाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, बच्चे कहते हैं हम चाहते हैं कि हमें पढ़ाया जाए लेकिन यहाँ मार साहब पढ़ाते ही ना है ना, दिन भर मोबाइल चला रहा है। वो ऐसे ही बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे वी वांट टू बी टॉट बट नो टीचर्स टीच हियर। कोई टीचर यहाँ पढ़ाता ही नहीं है। तो वी वांट टू बी टॉट, हम चाहते हैं कि पढ़ाया जाए। ओके, जैसे मान लो मम्मी है, मम्मी को जब गुस्सा आ जाती है तो क्या कहती है? क्या चाहत हो कि तुम्हें कूट दे?
ऐसी बोलती है ना, का इच्छा है, कोटे की इच्छा हो तो बता दो, ज्यादा तुम्हारी ध्यान सवर आ रही हो। तो वो फिर कैसे बोलेंगी इंग्लिश में? वो कहेंगी डू यू वांट, वेरी गुड, टू बी बीटन, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि तुम्हें पीटना नहीं है। हाँ, पीटेंगी तो मम्मी, तुम्हें रिसीव करना है केवल खड़े होकर, है ना, चाहे बेलन है चाहे चिमटा जो है, तुम रिसीव करोगे उस पिटने को। डूअर तो मम्मी है, तो वो कहेगी डू यू वांट टू बी बीटन, पिटना चाहते हो क्या? क्लियर? अब परफेक्ट कंटिन्यू, सॉरी बेटा, कंटिन्यूअस इन्फ्लेटिव की पैसिव वॉइस बनेगी? नहीं बनेगी। एक्टिव तो हम बता ही चुके हैं, है ना। तुमने अपने दोस्त को फोन किया, तुमने कहा हाँ हेलो जिदन, हाँ, तो तुम क्या कहोगे? यू सीम टू बी स्लीपिंग, लग रहा है यार तुम सो रहे हो, है ना। इसको जस्ट जब हमने इंग्लिश स्टार्ट की थी बेटा, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ये जो सेंटेंस होते हैं सीम वाले, यू सीम टू बी स्लीपिंग, ऐसा लग रहा है कि तुम सो रहे हो। अगर तुम्हें इसकी हिंदी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो ऐसे बना सकते हो इसको, इट सीम्स, समझ रहे हो? इट लगा दो अपने मन से, और इसको फिर इट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? सीम्स, फिर दैट लगाओ, यू यहां आ जाएगा यू, और टू बी किस में बदल जाएगा? यू के कारण, इज में या एम में? हाँ ना, इज में ना एम में, आर में। यू आर स्लीपिंग। ये दोनों सेंटेंस बेटा एक ही है, ये है बच्चों वाली इंग्लिश और ये है बड़ों वाली इंग्लिश, दोनों का मीनिंग एक ही है। इट सीम्स दैट यू आर स्लीपिंग या यू सीम टू बी स्लीपिंग। तुम्हें कभी भी ये इंग्लिश नहीं मिलेगी अब पढ़ने को, तुम्हें एडवांस इंग्लिश मिलेगी, चाहे कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे कोई बुक पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो। समझ गए? जानते तुम पहले से थे, बस उसी को कहने का तरीका बदल दिया गया है, ठीक है। जैसे एक बड़ी शुरुआत की बात है, अब हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में क्या बोला जाता है? पलंग बोला जाता है ना, और शहर के लोग उसे क्या बोलते हैं? फोल्डिंग बोलते हैं ना, फोल्डिंग। हमारे रिश्तेदार ने कहा कि छत पर बैठे थे कि चले जाओ नीचे, सोगे तो वहां से फोल्डिंग उठा लाओ। अब हमें फोल्डिंग पता ही नहीं, है ना, पलंग जानते थे नीचे। अब कैसे कह दे उनसे कि हमें तो पता ही नहीं कि फोल्डिंग होती क्या है। हमने कहा भी नहीं और चले आए कमरे में, पूरा कमरा देखा, हमें फोल्डिंग मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पता ही नहीं है फोल्डिंग होती क्या है। समझ गए? हम तो बस चले आए हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, कैसे कह दे कि फोल्डिंग हमें नहीं पता। गए ऊपर, उनसे कह दिया कि वहां फोल्डिंग हमें नहीं मिली। अरे अरे वही तो रखी है, बीच में रखी है, मुड़ी हुई, दिखाई नहीं दी। तो हमने कहा कि हमें तो नहीं दिखी, हम तो पूरा देखे आए होते। तो वे फिर हमारे साथ आए, कह रहे यह तो रखी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे। आने के अरे ये पलंग आए रखो है। ये क्या फोल्डिंग का हाथ है? समझ गए बात ना? कई बार ऐसा होता है कि चीज वही है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये पलंग है और ये फोल्डिंग है, नाम बदल गया लेकिन मतलब तो वही है, ऑब्जेक्ट तो वही है ना बेटा। हाँ, तो तुम्हें फोल्डिंग भी जानना है अब और पलंग भी जानना है। वेरी गुड, ताकि ये ना हो कि ना वहां नहीं दिखी हमें। तो कंटिन्यूअस की तो होती नहीं है, कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती है, परफेक्ट की होती है। तो परफेक्ट का एग्जांपल लिखो बेटा। पहले इसका एग्जांपल समझो। एक बार प्राइमरी स्कूल में बड़ा बवाल कट गया, है ना।
गार्जियंस आ गए, बच्चे टीचर्स मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, है ना? और बच्चे क्या दावा कर रहे हैं? बच्चे दावा कर रहे हैं कि मास्टरों ने उनको पीटा। क्या दावा कर रहे हैं? वो पीटा है। सबूत नहीं है उनके पास, लेकिन वो दावा कर रहे हैं। अच्छा बताओ ये बेटा, दावा तुम कब करते हो? कोई चीज होगी या हो चुकी है, उसी का तो दावा करोगे ना। हाँ कि ये हुआ है, तुम उसी का दावा करोगे। तो बच्चों ने ये दावा किया कि अध्यापकों ने उनको पीटा है, और उनके गार्जियंस भी आ गए और बड़ा वहां पर कि हम तो अब अधिकारियों से ही बात करेंगे, उसके नीचे बात नहीं बनेगी। तो ये बताओ बेटा, बच्चे क्या दावा कर रहे हैं? कि कोई ऐसे काम का, कोई ऐसे एक्शन का दावा कर रहे हैं जो हो चुका है। अब ये एक्शन, एक तो ये काम हो गया कि परफेक्ट है, लेकिन अब तुम्हें ये देखना है कि ये काम उन्होंने किया है या उन्होंने रिसीव किया है। उन्होंने किया है या रिसीव किया है? बच्चे दावा कर रहे हैं, लेकिन पीटने का काम उनने नहीं किया, उनके ऊपर हुआ है। तो ये एक्टिव वॉइस में बनेगा या पैसिव वॉइस? बस इतना सा दिमाग तुम्हें लगाना है। जो दावा कर रहा है, जो रिग्रेट कर रहा है, जो एडमिट कर रहा है या जो कह रहा है, उसने रिसीव किया है कि उसने किया। वो डूअर है या रिसीवर है? क्लियर बेटा? द स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग, देखो स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग, किस चीज का क्लेम कर रहे हैं? वो क्या क्लेम कर रहे हैं? टू हैव बीन बीटन। अरे शाबाश पर्सन, बिल्कुल सही बता रहे। स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग टू हैव बीन बीटन। अब जिसको अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा वो लिख देगा दैट स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग टू हैव बीटन, है ना? टू हैव बीटन। तो बच्चे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पीटा है। और बच्चे जो छात्र होते हैं वो पीटते नहीं है, पिटते हैं। तो छात्र क्या दावा कर रहे हैं? पिटे हैं। ठीक है बेटा? तो हम एक्टिव वॉइस में नहीं लगाएंगे, इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? ओके, अब देखो एक और सेंटेंस समझो और खुद बताना कि किस वॉइस में बनेगा और किस इन्फिनेटिव में बनेगा। हमारी मैसेज अपने मायके से लौट के आई, है ना? गई थी मदद मांगने। हमारी मैसेज छोड़ दो। किसी व्यक्ति की मैसेज लेते हैं, राइट? एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की जो मैसेज है वो अपने मायके का बड़ा गुणगान करती है कि हमारे मायके में ये है, वो है, बड़ा पैसा है, ठीक है ना? पता चला हमारे घर में लड़ाई हो जाए तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में। तो उस व्यक्ति के मैसेज बहुत बड़वाई मारती थी, कहीं हम चाहते हैं तो ये है, वो है। वो अपने मायके से लौट कर आई। फिर उस आदमी ने पूछा क्या है? तो वो अपने भैया से मदद मांगने गई थी, तुम्हारे भाई ने मदद की? तो अब वो बड़वाई मारती थी, है ना? तो उसको क्या नाटक करना पड़ेगा? रिसीवर का। उसको क्या नाटक करना पड़ेगा कि उसकी मदद की गई। उसको ये नाटक करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बड़वाई मारती थी कि मेरे भैया ऐसे हैं, मेरे भैया वैसे हैं। अब पति के सामने अपने भाई की लाज बचानी है, तो मदद की नहीं है, लेकिन वो नाटक करेगी। और क्या नाटक करेगी? कि उसके भाई ने उसकी मदद की। समझ गए? अब जो ये महिला नाटक कर रही है, इसने मदद की है या इसने रिसीव की है? पैसिव वॉइस में आएगा। समझ में आ गई बात ना? और जब ये दावा कर रही है, उसके पहले ही ये मदद होने वाला काम हो चुका है या अभी होगा? हो चुका है ना, मायके से लौट आई है। अब केवल वो नाटक कर रही है ना, वो काम पहले ही हो चुका है। तो पहली हमने ये पता लगाया कि वो परफेक्ट इंफिनिटिव का केस है। फिर हमने ये पता लगाया कि यहां पर ये डूअर नहीं रिसीवर है, तो ये ना आकर ये आया, क्योंकि ये भी परफेक्ट इंफिनिटिव है, ये भी परफेक्ट इंफिनिटिव है। बस अंतर ये कि ये एक्टिव है और ये पैसिव। क्लियर हो गया ना बेटा? ओके, देखो सी
is pretending. She is pretending. 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 नाटक कर रही है वो। किसका नाटक कर रही है? To have been helped by her brother. She is pretending to have been helped किसके द्वारा? By her brother. अपने भाई के द्वारा मदद किए जाने का वो नाटक कर रही है। तो यहां पर बताओ ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? To have been helped। ठीक है ना? ये पूरा ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा। फिर आगे भी और जब क्लासेस लेंगे तो इसके बारे में भी समझाएंगे कैसे क्या होता है, लेकिन इतना तुम्हें समझ जाना है कि ही सब्जेक्ट है, इज प्रिटेंडिंग वर्ब है और बाकी जो बचा वो पूरा सब्जेक्ट है। क्योंकि हम सर ये टू हैव बीन हेल्प इसको सर वर्ब फ्रेज बोल सकते हो हैं? बिल्कुल, बस तुम्हें ये तीन चीजों को पकड़ना है बच्चा। हम बार बार इसको क्यों लिखते हैं? इसीलिए तुम्हारे जहन में बैठ जाएंगे। SVO सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, बीच में वर्ब आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? अब और भी चीजें बढ़ती चली जाती है, जैसे तुम जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही जब हमारी ग्रामर बढ़ेगी, ये तुम मान लो जैसे कक्षा शिशु में पढ़ते थे ना, ये शिशु वाली बात है, लेकिन इंग्लिश शुरू यहीं से होगी। अब इज प्रिटेंडिंग, हैव बीन प्रिटेंडिंग, चाहे जितने शब्द वो सब बी में काउंट करोगे, फिर उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उन सब को मिलाकर तुम बी बोला करो। क्लियर ना बेटा? लेकिन अब एक से ज्यादा शब्द हो जाते हैं तो फिर उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। अब वर्ब फ्रेज में कोई ऑक्सिलरी होगी, कोई मेन वर्ब होगी, वो बात की बात है। अभी तो केवल इतना समझो कि वर्ब है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम पढ़ेंगे, बड़ा टाइम हो गया, ये तो पूरा रह गया, लेकिन ये बताओ ये समझ में आ गया? पार्ट 7 इसको जाओगे, कोई एक न्यूज़पेपर उठाना, आज एक आर्टिकल उठाना। जब हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू की थी ना बेटा, इसको बंद कर दो, कुछ पर्सनल बातें बताएंगे।